फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर्स। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर रहे होंगे। एग्ज़ाम 18-19 जून को बोला जा रहा है, अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो थोड़ा सा दुविधा बन रहा है। लेकिन ये है कि अब आप पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते, इसलिए पढ़ते रहिए और बाकी जानकारी लेते रहिए। ठीक है, देखते हैं कब होता है, कब एडमिट कार्ड आता है। आइए शुरू करते हैं आज टीजीटी बीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर 7। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मात्र 85 क्वेश्चंस है। इंग्लिश लिटरेचर का फुली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। आप देखिए, पढ़िए, उसके बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, सेक्सुअल जीलसी इज अ थीम इन शेक्सपियर्स ओथेलो। तो कह रहा है कि जो सेक्सुअल जीलसी है वो किसका थीम है? ओथेलो का। ओथेलो की अगर बात करते हैं तो 1603 में लिखा गया था। सेटिंग की बात करते हैं तो वेनिस है। एक मिलता जुलता और थीम है जिसका नाम है सेक्सुअल पॉजिटिवनेस। समझ रहे हैं ना, जो पोसेसिवनेस कह सकते हैं, सेक्सुअल पॉजिटिवनेस है जो, वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम का थीम है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। राइपनेस इज ऑल, बड़ा एक छोटा सा कोट है, लेकिन ध्यान रखिएगा आता है कहाँ? किंगलियर में। बोला गया है किसके द्वारा? एडगर के द्वारा। किससे बोला गया है? तो ग्लूसेस्टर के द्वारा को बोला गया है। एक्ट 5th सीन 2 की बात कर रहा है, यानी एक्ट 5th, ठीक है, और सीन 2 की बात कर रहा है। एडगर बोलता है राइपनेस इज ऑल, ठीक है, ग्लूसेस्टर से। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन एज यू लाइक इट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग ऑल द वर्ड इज अ स्टेज। देखिए लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबको पता है जैकेस बोलता है, लेकिन किससे बोलता है? तो ड्यूक सीनियर से बोलता है। किससे? ड्यूक सीनियर से। लेकिन एक्ट की बात करते हैं भाई साहब, तो एक्ट 2 है और सीन 7 है। ठीक है, एक्ट 2 सीन 7 में यह बोला गया है ऑल द वर्ड इज अ स्टेज। ठीक है, चलिए किल क्लाडियो। देखिए बिट्राइस और बेनेडिक्ट के प्रेम को सच्चा मानने के लिए यहाँ पर बिट्राइस जो है बेनेडिक्ट को बोलती है कि तुम अपना प्रेम क्या करो? सिद्ध करो, और वही बोलती है कि किल क्लाडियो। अब कौन बोलता है? तो ध्यान रखिएगा बिट्राइस बोलती है बेनेडिक्ट से। ठीक है, मच एडो अबाउट नथिंग की यह बात है। अगर किल क्लाडियो की बात करते हैं तो एक्ट 5th में बोला गया है, एक्ट 5th में सीन 1 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और ये प्रूव करने के प्रेम प्यार को प्रूव करने के लिए वो बेनेडिक्ट से बोलती है कि क्लाडियो हु मेड दिस डिमांड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो बिट्राइस ऐसा डिमांड करती है बेनेडिक्ट से। मच एडो अबाउट नथिंग की लाइन है, एक्ट 5th सीन 1 की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। तो बेसिक थीम की अगर बात करते हैं तो उसमें फॉरगिवनेस है, यानी माफ़ करना, और फ्रीडम माने स्वतंत्रता, छोड़ देना, कुछ इस तरह का इसका बेसिक थीम है। तो ध्यान रखिएगा, टेम्पेस्ट 1610-11 में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच रोमांटिक पोएट क्वाइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो स्पॉट्स ऑफ टाइम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा क्वाइन किया गया एक फ्रेज है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस बाय। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। 1789 में यह घटना होता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नंबर 8 है, कह रहा है कि आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है इमॉर्टलिटी ओड, वहाँ से लाइन लिया गया फ्रेंड्स। इसको ध्यान रखिएगा। आवर बर्थ इज अ बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। आपको बता दें यह लिखा गया है 1802 से लेकर के 1804 में कोई कहता है कंप्लीट होता है, कोई 1806 में कहता है। तो आपको बता दें 1802 से लेकर के 1806 के बीच में लिखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि 1804 में कंप्लीट हो जाता है, और फाइनली जो है इमॉर्टलिटी ओड जो है 1807 में पब्लिश होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्ड्सवर्थ कंपेयर द स्ट्रेस ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स 2। तो कह रहा है कि जो डैफोडिल्स का फैलाव है वो किससे तुलना करता है डैफोडिल्स में? तो कह रहा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। मिल्की वे में जो चमचमाते हुए तारे हैं, सितारे हैं, उनकी तुलना करता है डैफोडिल्स से। ठीक है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोयम है डैफोडिल्स। ध्यान रखिएगा। लिखा गया था 1802 में, पब्लिश होता है 1807 में। हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस। तो आपको पता ही है 10,000
एट ए ग्लांस, यानी आई सा 10,000 एट ए ग्लांस। आप देखे होंगे फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हाइपरबोल है इसमें। तो पोएट कितना एक ही ग्लांस में कितना डैफोडिल्स देख लेता है, तो 10,000। तो ये हाइपरबोल है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमॉस फिगर्ड इन कीट्स एंडेमियन। तो देखिए जो एंडेमियन है ना, वो कहाँ माउंट लेटमॉस पर रहता है, और जहाँ लेटमॉस फिगर किया गया है तो वो एंडेमियन। और एंडेमियन की अगर बात करते हैं तो आपको पता है 1818 में पब्लिश होता है, 1817 में लिखा गया है कीट्स के द्वारा। एक पोइटिक रोमांस भी इसे कहा जा सकता है एंडेमियन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाई कीट्स यूजेस द स्पेंसरियन स्टेंजा। तो स्पेंसरियन स्टेंजा यूज़ किया गया है किसमें, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करते हैं, लिखा गया है 1819 में और 1820 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्पेंसरियन स्टेंजा है कितना, तो 42 स्पेंसरियन स्टेंजा है इसमें, और एक रोमांटिक नैरेटिव पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 13 की बात करते हैं। जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडेमियन टू द मेमोरी ऑफ द थॉमस चैटरटन। तो थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया गया है एंडेमियन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। थॉमस चैटरटन। विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाई कीट्स कॉन्टेंट अ पोएम ऑफ हाइपेरियन। तो हाइपेरियन जो आया है वो थर्ड वॉल्यूम में आता है। कीट्स का जो थर्ड वॉल्यूम आया है हाइपेरियन। हाइपेरियन एक्चुअली दो भाग हैं इसके। एक जो आया था 1819 में लिखा गया था, और 1820 में पब्लिश हो जाता है। और एक है द जो सेकेंड इसका है द फॉल ऑफ हाइपेरियन। द फॉल ऑफ हाइपेरियन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो हाइपेरियन 1856 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा, यानी आफ्टर डेथ ऑफ कीट्स। नंबर 15 की बात करते हैं। हु सेड अबाउट कीट्स ही इज विथ शेक्सपियर। तो मैथ्यू अर्नोल्ड साहब बोले हैं कि ही इज विथ शेक्सपियर। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है कीट्स के बारे में। यहाँ पर ही किसको संदर्भित करता है, कीट्स को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड। तो एस.टी. कॉलरिज हैं, एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ के भी मित्र रहे हैं एस.टी. कॉलरिज। 1795 में मुलाकात हुआ था। जबकि अगर बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब के, तो चार्ल्स लैम्ब के बहुत ही क्लोज और अच्छे मित्र रहे हैं एस.टी. कॉलरिज। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं द चिमनी स्वीपर्स। आपको बताया था द चिमनी स्वीपर जो विलियम ब्लेक का भी एक वर्क है, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो चार्ल्स लैम्ब का जो वर्क है ना वो इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर है। क्या है, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। और यहाँ चिमनी स्वीपर्स को किसको रेफर किया गया है चार्ल्स लैम्ब ने, तो वो है टेंडर नॉइसेस। टेंडर नॉइसेस समझ रहे हैं ना, कोमल नौसिखियों को बोलते हैं। नॉइसेस मतलब जो अप्रेंटिस कर रहे हैं, नया नया कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, नॉइस बोलते हैं। टेंडर मैंने कोमल होता है। जो कोमल नौसिखियों को चिमनी स्वीपर्स बोला गया है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब। व्हाट इज कॉल्ड द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। तो एसेइस्ट पर एक्सीलेंस लैम्ब साहब को बोला गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, हु रोट टेल फ्रॉम शेक्सपियर। तो टेल फ्रॉम शेक्सपियर बच्चों के लिए एक किताब है, और शेक्सपियर की इसमें 20 ड्रामाज हैं, स्पेशली 14 इसमें कॉमेडीज हैं और 6 ट्रेजिडी है। कॉमेडी लिखा गया है मेरी लैम्ब के द्वारा, और ट्रेजिडी लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। बस चलते हैं आगे। हाँ, 20 की बात करते हैं। 20 कह रहा है कि व्हाट वाज चार्ल्स लैम्ब्स कनेक्शन विथ इंडिया। तो कह रहा है कि इंडिया से क्या चार्ल्स लैम्ब का कनेक्शन था। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया था इंडिया, और लंबे समय तक रहा है। तो क्या कैसे इनसे संबंधित रहा है हमारा इंडिया। ही वॉज क्लर्क इन साउथ सी हाउस, ध्यान रखिएगा, साउथ सी हाउस दैट प्रिपेयर्ड पेटेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में थे उनका डॉक्यूमेंट्स और पेटेंट्स का प्रिपेयर करते थे, किसमें, साउथ सी हाउस के क्लर्क के रूप में ये काम करते थे। इसलिए चार्ल्स लैम्ब जो इंडिया से रिलेट करते हैं, ठीक है, वो समझ लीजिए अंग्रेज़ों की ज़माना था, उस समय की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओड टू द वेस्ट विंड, सबको पता है किसके द्वारा लिखा गया है, अब बेबी शैली के द्वारा। अब 5 स्टेंजाज हैं इसमें, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखा गया 1819 में, किसमें, 1819 में, और फाइनली 1820 में पब्लिश होता है ओ टू द वेस्ट विंड। विच ऑफ सेलिस पोएम हैज ए स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी। तो ग्रीक मिथोलॉजी की अगर बात करते हैं तो प्रोमेथियस अनबाउंड है। क्या है,
प्रोमेथियस अनबाउंड है वो 1820 में लिखा गया है, लिरिकल ड्रामा है, ठीक है, 1820 में अभी पब्लिश होता है, लिरिकल ड्रामा है, क्या है, लिरिकल ड्रामा है, ध्यान रखिएगा, वर्स ड्रामा कह सकते हैं, प्रोमेथियस अनबाउंड। अब थोड़ा सा एक चीज़ आप बताइएगा, प्रोमेथियस बाउंड किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, प्रोमेथियस बाउंड, ये तो अनबाउंड है ना, प्रोमेथियस अनबाउंड तो लिखा गया सेली के द्वारा, लेकिन प्रोमेथियस बाउंड किसके द्वारा लिखा गया ये आप बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि whom does Sally address as the wild spirit, तो वाइल्ड स्पिरिट बोला गया है द वेस्ट विंड को, वाइल्ड स्पिरिट बोला गया यानी जंगली आत्मा, किसको बोला गया है, पश्चिमी हवाओं को। Where did Sally settled and wrote his best poetry, पीसा में एक्चुअली इटली में है, ठीक है, इटली में पीसा है और पीसा में जाकर सेटल हो गए थे, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने अपने बेस्ट पोइट्रीज को लिखा था। सेलिस अलास्टर इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसका सब टाइटल की अगर बात करते हैं, अलास्टर एक रोमन शब्द है, एविल क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा, छोड़िए, अलास्टर जो है रोमन शब्द है और इसका अर्थ जो होता है, खैर छोड़िए, सब टाइटल की बात करते हैं, अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क, आपको बता दें फाइनल जो नॉवेल था वो एडविन ड्रूड था, चार्ल्स डिकेंस का, और एडविन ड्रूड जो है फाइनल नॉवेल है, आया है 1870 में, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, पब्लिश होता है। लेडी डेडलॉक की अगर बात करते हैं, कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस, तो लेडी डेडलॉक जो है ब्लिक हाउस से संबंधित है, ठीक है, और ब्लिक हाउस आया है 1853 में, और ये 20 एपिसोडिक नॉवेल है सीरियल वाइज ब्लिक हाउस, ठीक है, जैसे पिकविक पेपर्स भी है। विच वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल, तो द पिकविक पेपर्स है, यह भी आपको बता दें फर्स्ट नॉवेल है और ये भी सीरियल वाइज ही है। उसके बाद करते हैं विच रिवॉल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज, तो लंदन और पेरिस शहरों की बात कर रहा है, और किससे प्रभावित है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित है। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि फिलिप प्रिप ये एक कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस का, तो किस नावल का है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है, और ये आया है आपको बता दें 1861 में, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 13वां नॉवेल है आपका बता दें, ये 13th पब्लिश्ड नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टच स्टोन मेथड, जो टच स्टोन मेथड जो कौन क्वाइन किया है, तो भाई साहब आपको बता दें ये मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, ठीक है, उन्होंने टच स्टोन मेथड को क्वाइन किया हुआ है। द एलजी रिटेन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लब, तो आर्थर क्लब के ऊपर है जो थायरसिस है, और ठीक है थायरसिस, इसको ध्यान में रखिएगा। और थायरसिस की बात करते हैं अगर, तो लिखा गया है 1865 में, और फाइनली पब्लिश भी होता है 1865 में। और जो आर्थर क्लब है ना, इनका डेथ 1861 में होता है, ठीक है, 1861 में मात्र 42 साल की उम्र में इनका डेथ हो जाता है, तब ये थायरसिस लिखते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, किससे प्रभावित रहे हैं, एज ए पोएट, ध्यान रखिएगा, एज ए पोएट वर्ड्सवर्थ से प्रभावित रहे हैं। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड, तो अर्नोल्ड को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो क्लासिसिस्ट के रूप में रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज द एथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर, यही मुझे बताना था कि शेक्सपियर जो पोएम है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, और टू वर्ड्सवर्थ जो सोनेट है वो पीबी शेली साहब ने लिखा है। तो टीजीटी और पीजीटी से भी संबंधित है, एक दूसरे से टैली जरूर कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। टेनिसन्स फेवरेट पोएम जो मॉड है, ठीक है, मॉड जो है बड़ा फेवरेट पोएम है, प्रकाशित होता है 1855 में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसका नाम है टिथोनस। टिथोनस लिखा गया है 1833 से लेकर के 59 के बीच में, ठीक है, और फाइनली 1860 में पब्लिश होता है। टिथोनस जान लीजिए, टेनिसन का एक पोएम है टिथोनस, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। टेनिसन रोट इन मेमोरियम, इन मेमोरियम आया है 1850 में, किसके डेथ पर लिखा गया है, तो एएच हेल्लम के डेथ पर लिखा गया है, 1850 में पब्लिश होता है इन मेमोरियम। द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसन इन मेमोरियम इज 131, तो कह रहा है कि 131 पैराग्राफ है
131 पैराग्राफ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम, कह रहा है कि एक सफ़ेद बाल वाला जो शैडो है ना, प्रतिबिंब है ना, वो स्वप्न की तरह घूम रहा है। वो कहाँ की लाइन है? तो टिथोनस की ही लाइन है। आपको बता दें टिथोनस जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वहीं से यह लाइन लिया गया। लाइन चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक ए ड्रीम, आपको बताते फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो सिमली है, और इसमें जो लाइन लिया गया है टिथोनस से एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाय टेनिसन। क्लियर? चलिए एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टर ब्रीज व्हाट इज द माइकल हेंचर्ड्स प्रोफेशन, तो कह रहे हैं कि नॉवेल के शुरुआत में माइकल हेंचर्ड का प्रोफेशन क्या था? तो ये हे ट्रेसर था, हे ट्रेसर था, यानी पुआल काटने वाला या भूसा बनाने वाला कह सकते हैं, यह था। और आया है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रीज 1886 में बाय थॉमस हार्डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब टाइटल ऑफ द टेस्ट द अर्बल विल्स, जो है उसका जो सब टाइटल है वो प्योर ओमेन है, और ये आया है 1891 में पब्लिश होता है, और ये 12वां नावल है थॉमस हार्डी का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। टेस्ट अबाउट विच नावल ऑफ हिज ओन हार्डी रिमार्क अ वार बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट, तो आपको बता दें ये हिज है, हिज ओन। फ्लैश एंड स्पिरिट की अगर बात करते हैं तो जूट द ऑब्स्क्योर है, और जूट द ऑब्स्क्योर जो है 1895 में आता है, ठीक है। एक नॉवेल है थॉमस हार्डी का, उसमें इन फ्लैश एंड स्पिरिट की बात किया गया है। विच वन वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवेल, तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो है फ्रेंड्स एक सीरियल नॉवेल है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ठीक है, 1873 में आया है, और ये कह सकते हैं थर्ड नॉवेल है थॉमस हार्डी का। The Dynasty is the Thomas Hardy drama of the Napoleonic Wars in 3 parts completed in 1908। 1908 में कंप्लीट होता है, और इस किसका है? नेपोलियनिक वार पर बेस्ड है, 3 पार्ट्स हैं इसके, और थॉमस हार्डी का एक ड्रामा है जिसका नाम है द डायनास्ट। डन। चलते हैं अब टी.एस. एलियट की ओर। टी.एस. एलियट द वेस्टलैंड बड़ा फेमस वर्क है, 1922 में पब्लिश होता है। किसमें? द क्राइटेरिया, एक पत्रिका है क्राइटेरिया, इसमें पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। ओ दैट शेक्सपियरियन रैग इट्स सो एलिगेंट, तो कह रहा है कि अरे जो शेक्सपियरियन रैग है ना वो बहुत ही एलिगेंट है। ये लाइन आपको बता था द वेस्टलैंड से ही लिया गया है, द वेस्टलैंड से लिया गया है, जो 1922 में पब्लिश होता है। ओ दैट शेक्सपियरियन रैग। द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट, कई बार मैंने इसको शामिल किया है। आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नार वॉज मीन टू बी ए लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो 1917 में आया है। हाँ 1917 में प्रूफ्रॉक सॉन्ग करके आया है, उसमें यह शामिल है, और ये लाइन जो है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से लिया गया है। हु रोट ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939 में आता है, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया बुक है, ध्यान रखिएगा। हु हैज रिटन द बुक द आर्ट्स ऑफ टी.एस. एलियट, तो ये हेलन गार्डनर हैं, हेलन गार्डनर ने लिखा है द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट, ये भी स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इकबाल इज द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर्ड टू, तो आपको बता दें, आप कमला दास की बात करते हैं भाई साहब। कमला दास की एक स्टोरी है इकबाल। इकबाल एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कमला दास एक लेस्बियन रिलेशनशिप का जिक्र करती हैं, ठीक है, लेस्बियन रिलेशनशिप का जिक्र करती हैं कमला दास इकबाल स्टोरी में। माई स्टोरी उनका ऑटोबायोग्राफी है जो 1975 में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड द जर्की वे ही यूरिनेट्स हु रोट कमला दास, तो आपको बता दें कमला दास का एक वर्क है द लुकिंग ग्लास, ठीक है, द लुकिंग ग्लास, उसकी एक लाइन है एंड द जर्की वे ही यूरिनेट्स, ठीक है। मैं बहुत जिक्र नहीं करने वाला हूँ, बस ध्यान रखिएगा, लाइन जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। द अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट की बात करते हैं, 1976 में आता है, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा, 1976। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969 में
केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजी जाती हैं। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी, तो गौरी का जो ओरिजिनल टाइटल है द ओमेन एंड द काऊ है। और अगर बात करते हैं 1960 में आता है द ओमेन एंड द काऊ बाय मुल्कराज आनंद। विच एमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कूली, कूली की बात करते हैं तो 1936 में, 1935 में अनटचेबल आता है, 1936 में कुलू आता है, और कूली का जो हीरो है वो मुनू है। गंगू अकर्स इन मुल्कराज आनंद टू लीव्स एंड अ बर्ड, गंगू जो है उसमें कैरेक्टर है किसमें, टू लीव्स एंड अ बर्ड। अगर कब आता है तो इसकी बात हम कर लेते हैं, 1937 में आता है, ध्यान रखिएगा। कूली आता है 1936 में, अनटचेबल आता है 1935 में, और टू लीव्स एंड अ बर्ड आता है 1937 में। विच टेक्निक इज यूज द बिग हार्ट, यह भी एक नॉवेल है द बिग हार्ट, 1945 में आता है बाई मुल्कराज आनंद, और उसमें टेक्निक का यूज हुआ है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। भाई साहब लाइक कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया है ना। अब अगर आप अब तक देख रहे हैं तो एक बटन दबा दीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आनंद एडिटेड एन आर्ट मैगजीन इन टाइटल, तो डॉक्टर आनंद यानी मुल्कराज आनंद ने एक संपादक भी रहे एक पत्रिका का जिसका नाम मार्ग है। द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोइट्री रिटेन बाय निजिम स्केल, तो निजिम स्केल का एक पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है द एग्जैक्ट नेम, और द एग्जैक्ट नेम आता है 1965 में, इसको ध्यान रखिएगा। 5th बुक है पोइट्री कलेक्शन का, किस नंबर का है, 5th बुक है पोइट्री कलेक्शन का, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ आ गए, हाँ चलिए चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अ टाइम टू चेंज वाज रिटेन बाय निजिम स्केल, तो ए टाइम टू चेंज की अगर बात करते हैं तो आता है 1952 में आता है, ये डेब्यू किए हैं इस पोइट्री कलेक्शन, ये भी है ए टाइम टू चेंज, लेकिन यहाँ पर निजिम स्केल ने डेब्यू किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। बेने इजराइल्स पोएट को अगर कोई बोलता है तो आप बहुत समझ लीजिएगा निजिम स्केल, डन। स्केल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली, तो चलिए बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड कैजुअली जो है किसके बारे में है, तो खुद के बारे में है, एक ऑटोबायोग्राफी टाइप का है बैकग्राउंड कैजुअली, और आता है 1965 में, ठीक है। और ये हिम्न इन डार्कनेस जो 1976 में आता है ना, उसमें यह बैकग्राउंड कैजुअली जो है शामिल है, इंक्लूडेड है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या था, हिम्न इन डार्कनेस 1976। इन इंडिया निजिम स्केल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स, इंडिया में लिटरेचर और सेक्स के बीच उन्होंने चित्रित किया है निजिम स्केल ने। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोएट, न्यू इंग्लैंड पोएट किसे बोला जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, अमेरिकन राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। बर्चेस मेंडिंगवॉल हु इज द एथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी, तो मास्क ऑफ मर्सी जो है आपको बता दें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया वर्क है। द पोएम बर्चेस, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्चेस भी आता है 1916 में, किसमें, माउंटेन इंटरवल एक बुक पत्रिका है उसमें यह प्रकाशित होता है बर्चेस, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलें आगे। गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, गुड फेंसेस गुड में गुड नेबर्स, लाइन अकर्स इन फ्रॉस्ट मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल की अगर बात करते हैं भाई साहब तो 1914 में आता है, और यह एक पोयम है, और इसी में यह लाइन है कि अच्छे जो चारदीवारी होता है ना, वो अच्छे पड़ोसियों का निर्माण करती है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो पोयम है ना, अपने वहाँ के फर्स्ट जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़ी ही प्रभावित हुए थे, बहुत ही प्रभावित हुए थे। और यह लाइन जो है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग 1923 में आया था बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उस पोयम से बड़ा प्रभावित रहे हैं कौन, अपने पीएम यानी फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, अब देखिएगा जो क्रिएशन ऑफ केल्सन है, ठीक है ना, द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाल्ट विटमैन का यह लाइन है, और बुक का जो वर्क का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आता है 1855 में, लेकिन आपको बता दें यह पोएम है, और किस में शामिल है, तो लिप्स ऑफ ग्रास, एक इनका पोइट्री कलेक्शन है लिप्स ऑफ ग्रास,
जो 1855 में आता उसमें शामिल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ये लाइन है, द क्रिएशन ऑफ क्रिएशन इज लव। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाल्ट व्हिटमैन ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो 1865 में आता है, इज़ एन एलिजी ऑन अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो हैं राष्ट्रपति रहे हैं, शायद 16वें या 17वें, क्यों शायद, आई डोंट नो, नहीं कह सकते, क्लियर नहीं पता है। तो अब्राहम लिंकन जो हैं राष्ट्रपति रहे हैं, उनके डेथ पर एलिजी लिखा गया, ओ कैप्टन माई कैप्टन। वाल्ट व्हिटमैन साहब ने लिखा है 1865 में। लिव्स ऑफ ग्रास, जो 1855 में मैंने पहले ही बता दिया था, 1855 में लिव्स ऑफ ग्रास जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन का जो आया था ना, वो इसी में इंक्लूडेड है। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ये देखिएगा एक वर्क है, एक पोयम है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ये वाल्ट व्हिटमैन का एक पैट्रियोटिक लिरिक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा साहब, ठीक है ना। पढ़ते हैं आगे। हु अमंग दीज इज कॉल्ड द होम स्पून फिलोसफर, तो वाल्ट व्हिटमैन को ही बोलते हैं होम स्पून फिलोसफर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है द लाइन अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये लाइन ध्यान रखिएगा। द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसमें जो सेंटियागो है ना, उसी के लिए लाइन आया है, ये मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक आदमी बर्बाद हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं मान सकता। द ओल्ड मैन एंड द सी जो है नॉवेल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, आया है 1952 में, और आपको बता दो 1954 में इसी वर्क के लिए हेमिंग्वे साहब को नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो क्या करेक्ट है, तो कह रहे हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सुसाइड किया था, यह बात सत्य है। व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे रोल इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में रहा है, एम्बुलेंस ड्राइवर थे, एम्बुलेंस ड्राइवर थे। हेमिंग्वेज नॉवेल फॉर हुम द वेल्स टोल्स इज सेट अगेंस्ट, तो कह रहा है, ये आपको बता दें, ये आया था 1940 में, और यह किसके अगेंस्ट सेट था, द स्पेनिश सिविल वॉर के अगेंस्ट। अर्नेस्ट की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है। हेमिंग्वे मैन एट वार, इनका जो मैन एट वार है वो एक ऐसे है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए विलियम फॉकनर की बात कर लेते हैं फाइनली। विलियम फॉकनर गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम राइटिंग नॉवेल्स फ्रॉम एस एंडरसन, तो कहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन पाया नॉवेल्स लिखने के लिए, तो एस एंडरसन से स्टार लगा सकते हैं। विलियम फॉकनर गजब का वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1949, 1949 में फॉकनर को नोबेल प्राइज़ मिलता है। इन द 1930s फॉकनर मूव टू हॉलीवुड टू बी, क्या बनने के लिए निकले थे, तो यह स्क्रीन राइटर बनने के लिए निकले थे हॉलीवुड में। कौन, विलियम फॉकनर। हाउ मेनी टाइम्स डिड फॉकनर्स विन द पुलित्जर प्राइज, 2 टाइम्स मिला है इनको पुलित्जर प्राइज। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी मैकबेथ से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। जो एक्ट 5th और सीन 5th का जो लास्ट सॉन्ग है ना, उसी सॉन्ग से लिया गया द साउंड एंड द फ्यूरी। पब्लिश कब होता है, 1929 में। बस इतना ही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बाय बाय।